व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज हम शुरू करने जा रहे हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो कि अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। और ये बुक आपको मैं इतनी अच्छे से समझा दूंगा कि आपको किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 1, क्योंकि देखो इस बुक में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना सीखना है। बट एनालाइज तो तब कर पाओगे ना जब पहले बनानी आती होगी। तो हम यहां पे सीखने वाले हैं कि एक कंपनी की बैलेंस शीट कैसी होती है, कंपनी का P&L कैसे होता है, सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। जल्दी से कॉपी पेन ले आओ, वीडियो को कर दो लाइक। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए बेटा जी शुरू करते हैं बच्चों। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। तो आप लोग ऑलरेडी बहुत सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के आ चुके हो। आपने क्लास 11th अकाउंटेंसी में ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना सीखा। फिर आपने क्लास 12th में ही अभी पार्टनरशिप अकाउंटिंग सीखी, जिसके अंदर आपने अलग अलग बैलेंस शीट्स बनाई फर्म्स की, कैपिटल अकाउंट्स बनाए। तो आप ऑलरेडी अकाउंटिंग तो जानते हो, सोल प्रोप्राइटर की, पार्टनरशिप फर्म की, कंपनी की जर्नल एंट्रीज भी आपको करनी आती हैं। बट कंपनीज में प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसी होती हैं, बैलेंस शीट कैसा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसा होता है, वो आप यहां पे सीखने वाले हो बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, बिल्कुल एंड प्रोडक्ट होते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के। भाई सबसे पहले जर्नल होगा, लेजर होगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा, उसके लास्ट में बिल्कुल क्या बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दे प्रोवाइड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हमें प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट, अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ना बच्चों मेन दो मोटिव होते हैं कि ये बताओ पहले प्रॉफिट है या नहीं है, फिर ये बताओ फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब वेल्थ, एसेट्स या लायबिलिटीज कैसी हैं। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी की, तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको यहां पे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोलते, यहां पे बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं ना P&L अकाउंट, यहां पे बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बैलेंस शीट तो वैसे ही होती है, बस थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज है, वो यहां पे हम सीखेंगे। ठीक है, देखो बोल रहा है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अ कंपनी इंक्लूड। बच्चों एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आएगा, सबसे पहले एक बैलेंस शीट जो कि नॉर्मली हम सीखने ही वाले हैं। उसके बाद एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो ये बताएगा कि कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम आगे सीखेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट सिंपली ये बताता है बच्चों कि बिजनेस में कैश कितना आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, आ रहा है तो कहां से आ रहा है, जा रहा है तो कहां जा रहा है। तो कैश की सारी जानकारी कैश फ्लो स्टेटमेंट देता है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल में कितने चेंजेस हुए हैं, कितने शेयर्स कंपनी ने कब इशू करे उसकी जानकारी, कब रीपेमेंट करा उसकी जानकारी। तो इक्विटी में जहां जहां चेंज आया उसकी एक प्रॉपर स्टेटमेंट, जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। उसके बाद एक्सप्लेनेटरी नोट्स, नोट्स किस चीज के, बैलेंस शीट के, P&L के, कैश फ्लो के, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के, तो सबके नोट्स होते हैं, सबको बहुत अच्छे से बताया जाता है। तो वो सब हम सीखने वाले हैं। तो ये याद रखना है 5 चीजें होती हैं, सबसे पहले बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स। ठीक है बच्चे, हाँ सर ये तो डन हो गया। अब फाइनेंशियल ईयर, इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल। जो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, खत्म होगा 31 मार्च पे, खत्म। बस इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बच्चों जब भी हम कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो कुछ चीजें हमको ध्यान रखनी है। क्या सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? नहीं, बस नॉलेज के लिए बता रहा हूं। नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू और फेयर व्यू देनी चाहिए, यानी जो सच है और जो एक्चुअल है वही होना चाहिए, कुछ भी फर्जीवाड़ा फ्रॉड नहीं होना चाहिए। दूसरा, इट शैल कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनने चाहिए। तो देखो कंपनी के जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है ना, वो सारी कंपनीज एक्ट के दिए हुए रूल्स के अनुसार होती है। तो वहां पे बताया गया है बहुत साफ साफ कि हमें किस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके चलना है। नंबर 3, इट शैल बी इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म गिवन इन शेड्यूल 3। ये याद करना है बच्चों आपको
कि जो फॉर्मेट है वो कहां पे दिया हुआ है, शेड्यूल 3 में। ये याद रखना, बस ये पूछ सकता है आपसे कि कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो बैलेंस शीट P&L है, उसका फॉर्मेट कहां है, तो शेड्यूल 3 में। बैलेंस शीट का कहां पे है, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 में, और P&L का कहां पे है, पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 में। तो शेड्यूल 3 में मेन 2 पार्ट्स आपको सिखाए जा रहे हैं, पार्ट्स तो और भी हैं लेकिन 2 पार्ट्स आपको मेनली सिखाए जा रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में बैलेंस शीट की बात होगी, पार्ट 2 में स्टेटमेंट ऑफ P&L की बात होगी। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बढ़िया सर। उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सबसे पहला वही ट्रू एंड फेयर व्यू दें प्रॉफिट एंड लॉस का, और ट्रू एंड फेयर व्यू दें फाइनेंशियल पोजीशन का। मेनली 2 ही चीजों पे टिका हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। उसके बाद बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसी होती हैं। तो ध्यान रखना बेटा, यहां पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत डिटेल्ड में एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ बनाई जाती हैं और फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, है ना। बट जितनी भी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं वो ऑलरेडी हो चुकी होती हैं। मतलब हम लोग तो खाता कब बनाते हैं, जो जो चीजें हो गई, कि माल खरीद लिया एंट्री करो, माल बेच दिया एंट्री करो, डेप्रिसिएशन लग गया एंट्री करो, कभी भी फ्यूचर की बात नहीं होती। तो सबसे पहली चीज क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू पास्ट पीरियड, इसीलिए इनको हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सारी चीजें वही आएंगी जो मनी की टर्म्स में मेजर हो। इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई केजी, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर नहीं होता, सब कुछ मनी की टर्म्स में होता है। तीसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिटेबिलिटी दिखाती है स्टेटमेंट ऑफ P&L के थ्रू, और फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है बैलेंस शीट के थ्रू। घुमा फिरा के वही बातें आ रही हैं, परफेक्ट। अब एक बैलेंस शीट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चों, जो हम बैलेंस शीट की बातें कर रहे हैं, जो हम सीखने भी वाले हैं, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आप जानते हो बैलेंस शीट को। सबसे पहले बैलेंस शीट क्या दिखाता है, बैलेंस शीट बच्चों डिफरेंस है किसके बीच में, इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट्स, इनका रिलेशनशिप, ठीक है, कि इक्विटी एंड लायबिलिटी कितना और एसेट्स कितने। सर ये इक्विटी एंड लायबिलिटी क्या है, एसेट्स क्या है, आओ थोड़ा थोड़ा तुम्हें बता के चलता हूं। देखो बच्चों, नॉर्मली आप एक बैलेंस शीट जो सीख के आए हो, आपकी बैलेंस शीट ऐसी होती थी, याद है, आपकी ये बैलेंस शीट होती है जिसमें आप इधर सारे एसेट्स लिखते हो, इधर आप लिखते हो लायबिलिटीज एंड कैपिटल, और ये आपका टोटल दोनों तरफ सेम होता है ना। ऐसे ही तो पढ़ा हमने बैलेंस शीट। तो ये जो बैलेंस शीट बन रही है इसको बोलते हैं बच्चों हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। इसको कौन सी बैलेंस शीट बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। सर इसको हॉरिजॉन्टल क्यों बोला, हॉरिजॉन्टल इसलिए बोला क्योंकि देखो ऐसे चल रहा है ना इधर की तरफ, भाई पहले ये आ गया फिर अमाउंट, फिर ये आ गया फिर अमाउंट, ऐसे चल रहा है, तो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट होती है। अब देखो एसेट तो आप सब समझते हो, एसेट्स नॉन करंट भी हो सकते हैं, करंट भी हो सकते हैं। करंट एसेट कौन से होते हैं, जिनका बेनिफिट हमें 1 साल के अंदर अंदर मिल जाता है, लिक्विड में होते हैं ये, यानी कैश या बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। नॉन करंट, जिनका बेनिफिट हमको लॉन्ग टर्म मिलता है ना। तो इधर तो एसेट्स आते हैं, इधर क्या आती है, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज भी दोनों, कौन कौन सी दोनों, नॉन करंट लायबिलिटी भी और करंट लायबिलिटी भी। तो जिन लायबिलिटीज का पेमेंट हमको अर्जेंटली करना है, फटाफट करना है, अभी करना है 1 साल के अंदर अंदर, करंट लायबिलिटी। जिनको लॉन्ग टर्म में पे करेंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज, है ना। और कैपिटल क्या है, जो ओनर लोगों ने पैसा लगाया, जो मालिक लोगों ने पैसा लगाया। तो कैपिटल को ही बच्चों हम लोग इक्विटी भी बोल देते हैं, कैपिटल को ही हम लोग ओनर्स इक्विटी भी बोल देते हैं, समझे। तो कैपिटल जो है ना बेटा, इसी को हम इक्विटी या ओनर्स इक्विटी भी बोल देते हैं। और हमने एक वो भी पढ़ी थी इक्वेशन कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी बिजनेस में जो भी एसेट्स बनेंगे वो या तो आप अपने पैसे से बनाओगे कैपिटल से, या फिर आप कर्जा लेके बनाओगे लायबिलिटी से। तो इक्वेशन क्या सीखी थी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में छोटी क्लासेस में, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और ये फैक्ट भी है ना। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे मैं बोल रहा हूं एसेट लायबिलिटी कैपिटल, क्या मैं इसको इक्विटी एंड लायबिलिटी नहीं बोल सकता,
इक्विटी मतलब जो मालिक लोगों का पैसा लगा हुआ है, लाइबिलिटी मतलब जो आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है, एसेट्स मतलब मेरे एसेट्स। तो बैलेंस शीट किसका रिलेशनशिप दिखा रहा है? एसेट्स और इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का। ठीक है, यही पीछे लिखा हुआ था बच्चों, देखो क्या लिखा हुआ है, it portrays the relationship between equity and liabilities and assets. Total of equity and liabilities is always equal to assets. Simple. जो इक्विटी और लाइबिलिटी का टोटल होगा वो एसेट्स के टोटल के बराबर होगा. इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट एंड नॉट फॉर अ पीरियड. इसका मतलब बच्चों बैलेंस शीट हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बनेगी बस, और वो पॉइंट ऑफ टाइम कब होता है? ईयर एंड, 31 मार्च. ठीक है, ओके, बढ़िया सर. उसके बाद इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. फाइनेंशियल पोजीशन बताता है ये बिजनेस की. और उसके बाद इट इज नॉट बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट फैक्ट्स बट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अकाउंटिंग एजम्पशंस एंड पर्सनल जजमेंट्स. ये तो पूरी अकाउंटिंग में ही होता है बच्चों कि हम बहुत सारी चीजें अकाउंट्स में एज्यूम करके चलते हैं, पर्सनल जजमेंट से करते हैं. जैसे गुडविल है, अब गुडविल एस्टिमेटेड होती है, एक्चुअल किसी को नहीं पता. हम लोग गुडविल कैलकुलेट करते हैं ना कि गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. अब वो नंबर ऑफ ईयर परचेज एस्टिमेटेड होते हैं, कोई बोलेगा 3 साल, कोई बोलेगा 5 साल, कोई बोलेगा 1 साल. कैसे पता? डेप्रीसिएशन एसेट कितने साल चलेगा, किसे पता? सब एस्टिमेटेड होता है. तो बहुत सारी चीजें एजम्पशंस पे और पर्सनल जजमेंट्स पे भी बेस्ड होती हैं. बढ़िया सर. सर अब P&L की बात करो. प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा? बहुत सिंपल. प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा रेवेन्यूज, यानी जो पैसा आ चुका है या जो आना है, माइनस एक्सपेंसेस, जो चला गया या जाना है. तो जो भी इस साल के खर्चे हैं, जो भी इस साल की कमाई है, दोनों को कंपेयर कर दो, रिलेशनशिप देख लो इनके बीच की. इट मैचेस द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ द एंटरप्राइज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस. ये बच्चों एक पीरियड के लिए होता है. पीरियड के लिए मतलब पूरे साल के लिए होता है. ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक. इट इज प्रिपेयर्ड फॉर पास्ट पीरियड एंड हेंस इट इज अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट. पूरी अकाउंटिंग है तो हिस्टोरिकली. परफेक्ट सर. सर क्या ये सब इंपॉर्टेंट है? नहीं बेटा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए तुम्हें बता रहा हूं. इंपॉर्टेंट क्या है? बैलेंस शीट का फॉर्मेट, P&L का फॉर्मेट, जो अभी हम सीखेंगे. ओके, अब यहां पे देखो क्या बोल रहा है. सबसे पहले बोल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या नेचर है. नंबर 1, ये बच्चों रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं. रिकॉर्डेड फैक्ट्स का क्या मतलब होता है? रिकॉर्डेड फैक्ट्स का मतलब होता है कि जो भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, ट्रेडिंग बनाया है, P&L बनाया है, बैलेंस शीट बनाया है. अब यहाँ पे तो कंपनी है, तो कंपनी का तो सीधा P&L बनेगा, ट्रेडिंग रेडिंग नहीं होता कंपनी का. तो वो जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं वो रिकॉर्डेड डेटा से बने हैं, यानी जर्नल हुई होगी, जर्नल से लेजर बना होगा, लेजर से ट्रायल बैलेंस बना होगा, है ना. तो देखो बोल रहा है द टर्म रिकॉर्डेड फैक्ट्स मींस दैट डेटा यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. ठीक है. दूसरा, अकाउंटिंग कन्वेंशंस. अकाउंटिंग कन्वेंशंस का मतलब कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो हम कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करके चलते हैं, कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करके चलते हैं जो हमें अलग अलग जगह पढ़ाए जाते हैं. जैसे हम बिजनेस में बैलेंस शीट में एसेट्स लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल लिखते हैं. हम बेसिकली ये मान के चलते हैं कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, तो गोइंग कंसर्न को हम फॉलो करके चलते हैं. इसी तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो हम मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करके चलते हैं कि रेवेन्यू को एक्सपेंसेस से मैच करो. तो बेसिकली बच्चों हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं जिस आधार पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं. इसके बाद पर्सनल जजमेंट्स. पर्सनल जजमेंट्स का मतलब कि हम, ठीक है, कुछ चीजें तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चलेंगे, कन्वेंशंस के हिसाब से चलेंगे, बट कुछ चीजें हमें पर्सनली जज करनी पड़ती हैं कि ये सही है या ये सही है, ये गलत है या ये सही है. वो सब देखो बोल रहा है इवन दो certain accounting conventions are followed while preparation of financial statement, still personal judgment of the accountant plays a decisive role. तो personal judgment भी आपको चीजों पे करना पड़ेगा, personal decisions भी आपको लेने पड़ेंगे. बढ़िया सर. अब कहाँ इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? तो देखो बच्चों ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस तो यही दिखाती है ना, है ना. तो आप कोई भी 4 पॉइंट्स याद रख सकते हो. जैसे सबसे पहले आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताएगी. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब कि आप एक्चुअल में अच्छा बिजनेस कर रहे हो या खराब बिजनेस कर रहे हो, आप सही से कमा भी पा रहे हो या नहीं कमा पा रहे हो. देखो बोल रहा है स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट और लॉस. दूसरा, इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन. फाइनेंशियल पोजीशन मतलब मेरी वेल्थ कितनी क्रिएट हुई है, कितने एसेट्स बने हैं, कितनी लाइबिलिटीज बनी है. तो देखो बोल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
Balance sheet, which is also an essential part of financial statement, provide information about financial position, that is assets, liabilities and capital. तीसरा बोल रहा है बच्चों असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट को कैसा असिस्टेंस? बेटा देखो बहुत सिंपल है, अगर मेरा बिजनेस है और मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि एक्चुअल में मैं किस सेगमेंट से कितना पैसा कमा रहा हूं, कौन सा सेगमेंट मेरा डूब रहा है, कहां पे मेरा पैसा नहीं बन रहा, कहां पे मेरे खर्चे प्रोडक्टिव है, कहां पे मेरे खर्चे अनप्रोडक्टिव है, मेरी लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा तो नहीं है। तो ये सब कैसे पता चलेगा मुझे? जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ूंगा, उनको पढ़ूंगा तो मुझे एज मैनेजमेंट ये हेल्प करेगा अच्छे डिसीजंस लेने में, फ्यूचर में चीजें बदलने में, सुधारने में। तो क्या बोल रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर हेल्पफुल टू मैनेजमेंट व्हाइल मेकिंग प्लान्स। ठीक है, इट इनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब होता है बच्चों कंपैरिजन करना। अब जो मैंने इस साल के खाते बनाए हैं, अगले साल जब मैं बिजनेस करूंगा फिर उसके खाते बनाऊंगा, क्या मैं 2 साल का कंपैरिजन कर पाऊंगा कि पिछले साल मैं कहां स्टैंड कर रहा था, इस साल कहां स्टैंड कर रहा हूं, पिछले साल कितना पैसा कमाया था, इस साल कितना पैसा कमाया। तो दोनों ही चीजों में कंपैरिजन तब हो सकता है जब आप हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के चल रहे हो। अगर आप रिकॉर्ड्स बनाओगे ही नहीं, खाते बनाओगे ही नहीं, तो आप कैसे पता लगाओगे कि आप ग्रो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? तो ग्रोथ किससे दिखती है? कंपैरिजन से। कंपैरिजन करने के लिए रिकॉर्ड्स चाहिए, तो रिकॉर्ड्स क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। आगे देखो क्या दे रहा है, इट इज हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। बच्चों अगर बैंक्स वगैरह से आपको लोन चाहिए, आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है, आपको लोन लेना है, तो बैंक बोलता है कि हम आपको किस आधार पे लोन दें? पहले आप दिखाओ तो कि आप कितना कमाते हो, फिर आपका जितनी कमाई है उसके अनुसार आपको कर्जा देंगे। भाई आप अच्छा कमाते हो तभी तो आप लोन चुका पाओगे, आप कमाते ही नहीं हो तो आप चुका भी नहीं पाओगे, तो हम आपको लोन कैसे दे दें? तो अगर आपको लोन्स चाहिए तो वहां पे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो आपके होने चाहिए प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके बाद जितने भी यूजर्स हैं उनको बच्चों जानकारी मिलती है इनसे। यूजर्स कौन होते हैं? जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं। इंटरनली ऑनर, मैनेजमेंट, एक्सटर्नली एम्प्लॉइज हो गए, गवर्नमेंट हो गया, टैक्स अथॉरिटीज हो गए, इन्वेस्टर हो गया, क्रेडिटर हो गया जिसने मुझे उधार पे माल देना है। तो ये सब हमें समझना चाहते हैं कि ये कैसा बिजनेस है, इनका पोटेंशियल क्या है, ये कमाएंगे भी पैसा या नहीं कमाएंगे, तभी तो इनके साथ बिजनेस करो। तो ये हमारे यूजर्स को भी सारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तभी वो हमारे साथ बिजनेस करते हैं। ठीक है, इसके बाद टैक्स लाइबिलिटी इसी से पता चलती है कि आपको टैक्स कितना भरना है, इनकम टैक्स कितना भरना है, उसके लिए प्रॉफिट चाहिए, जीएसटी कितना भरना है, उसके लिए देखना है कि कितना आपने सामान खरीदा है, कितना आपने सामान बेचा है। तो उस हिसाब से बच्चों जीएसटी और इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद लीगल मैटर्स में अगर कोई केस वेस चल रहा है, कुछ मुकदमा हो गया किसी चीज पे, तो फिर वहां पे तो कागज चाहिए बेटा मुकदमे में, वहां पे जुबान नहीं। अब मैं मुंह से कुछ भी बोलूं लेकिन वहां पे पेपर होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए हर चीज का। तो इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे यूजेस भी हैं। आप कोई भी 4 याद रख सकते हो। ठीक है, बढ़िया सर। अब बैलेंस शीट और पी&एल कैसे बनेगी मैंने आपको बता ही दिया। सबसे पहले बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पी&एल फॉर्मेट गिवन इन शेड्यूल 3 के हिसाब से बनेगी, और शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में बैलेंस शीट है, पार्ट 2 में पी&एल है। इंपॉर्टेंट चीज, शेड्यूल 3 डज नॉट ऑफर एनी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। शेड्यूल 3 में कोई भी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट नहीं है, यानी जो सोल प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट बनती थी वैसे नहीं बनेगी, जो पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बनती थी वैसे नहीं बनेगी। कंपनी की बैलेंस शीट विल बी वर्टिकल। कैसी होगी? वर्टिकल होगी। सर वर्टिकल होगी मतलब? इसका मतलब यह है बच्चों कि आपकी जो बैलेंस शीट जो ऐसे बन रही है, अब कंपनी ने बोला कि हम तो अलग हैं तो हमारी बैलेंस शीट में कुछ अलग होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या, सपोज ये 20, ये 80 और यहाँ पे 100, तो ऐसे ही तो बनता है 100 और 100, ऐसी तो बनती है बैलेंस शीट, है ना। तो हमने बोला भैया वैसा है, अब जो बैलेंस शीट होगी वो ऐसी नहीं होगी, अब वर्टिकल होगी। वर्टिकल कैसी होती है? वर्टिकल मतलब ऐसे चलेगी इस तरफ। अभी तो ये इस तरफ चल रही है ना, अब इस तरफ चलेगी। तो सर क्या करें? सबसे पहले अब जो बैलेंस शीट बन जाएगी ना बच्चों, वो इस तरीके से बन जाएगी। देखो सबसे पहले यहां हेडिंग आ जाएगी इक्विटी एंड लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज। अब देखो इक्विटी एंड लाइबिलिटी तो है ही है, ये इक्विटी एंड लाइबिलिटी है ना, तो सबसे पहले तो यही आ जाएंगी। ठीक है,
तो सबसे पहले आप लिख देना इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसमें इक्विटी आ जाएगा, सारी लायबिलिटीज आ जाएंगी, लायबिलिटी का मतलब नॉन करंट, करंट सब आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लगा देना इनका टोटल, भाई इक्विटी आ गया, लायबिलिटी आ गया, फिर लग गया टोटल। सर ये तो यहाँ तक भी सेम था, यही यहाँ पे था, यही यहाँ हुआ है ना। लेकिन अब एसिड ऐसे चलते थे ना, अब एसिड यहाँ चलेंगे, अब यहाँ पे चलेंगे एसिड्स। एसिड्स में नॉन करंट एसिड आ जाएंगे, करंट एसिड आ जाएंगे, और लगा देंगे हम टोटल। बात फिर से वही है, ठीक है, कि भैया ये इक्विटी था 80 का, ये 20 का, तो टोटल 100 था, और ये एसिड सारे 100 के ही थे, तो टोटल 100 था। देखो बैलेंस शीट मैच कर गया अब भी। बस फर्क क्या है, पहले ऐसे चलता था, अब ऐसे चलेगा, बस इतना ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है, बाकी एवरीथिंग इज स्टिल द सेम। समझे। ये बैलेंस शीट किसके लिए बन जाएगी, फर्म्स के लिए, सोल प्रोप्राइटर्स के लिए, पार्टनरशिप्स के लिए, और ये बैलेंस शीट किसके लिए बन जाएगी, कंपनीज के लिए। इतना ही फर्क है। स्क्रीनशॉट लो, फिर फॉर्मेट सिखाता हूं। चलो यार अब आगे चलते हैं, ठीक है। देखो जो नया फॉर्मेट है वर्टिकल फॉर्मेट, वो कुछ इस तरीके का है, ठीक है। अब 1 बाय 1 सारी चीजें समझेंगे और आपका पूरी चीज तैयार हो जाएगी, ठीक है। देखो सबसे पहले पर्टिकुलर्स होना चाहिए, देन नोट नंबर। सर ये नोट नंबर क्या है, अभी बताता हूं। उसके बाद बच्चों अभी मैंने आपको बताया ना कि कंपैरेटिव होता है। कंपैरेटिव मतलब कि 2 साल के फिगर्स होते हैं ताकि आप कंपैरिजन कर पाओ। तो पहले करंट ईयर आएगा, फिर प्रीवियस ईयर आएगा। तो अब जो बैलेंस शीट आपकी कंपनी की बनेगी, पहले यहां पे तो आपके पर्टिकुलर्स, उसके बाद एक नोट नंबर, फिर करंट ईयर, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब जो सबसे पहले मेन चीज है वो है आपकी ये बैलेंस शीट, कि इसके अंदर कहां पे क्या चीज आएगी। तो ये बच्चों हमारा लायबिलिटी वाला साइड है। सबसे पहले तो ये कौन सा वाला साइड है, लायबिलिटीज वाला। अब लायबिलिटीज में मैंने आपको बताया ना कि 2 प्रकार की लायबिलिटीज है। एक तो इंटरनल, जो अंदर के लोगों ने पैसा लगाया हुआ है, मालिक लोगों ने जो पैसा लगाया हुआ है, और एक जो बाहर के लोगों ने पैसा लगाया हुआ है, जो हमने लोन वोन लिए हुए। तो जो मालिक लोगों का पैसा है उसको बोलते हैं इक्विटी। इक्विटी मतलब मालिक लोगों ने जो पैसा लगाया है, ओनर्स ने जो पैसा लगाया है, ठीक है। और जो बाहर वालों ने लगाया है, आउटसाइडर्स ने, उसको बोलते हैं लायबिलिटीज। ये लायबिलिटीज आउटसाइड लायबिलिटीज है। एक्चुअल में दोनों ही लायबिलिटी है, लेकिन इक्विटी इज ऑनर की लायबिलिटी, मतलब फर्म की लायबिलिटी टुवर्ड्स द ऑनर, ठीक है। और लायबिलिटीज मतलब जो एक्सटर्नल है, सही। अब सबसे पहले हम बोलेंगे यहां पे शेयर होल्डर्स फंड्स। सबसे पहले क्या बोलेंगे बच्चों, शेयर होल्डर्स फंड्स। ये 1 2 3 एंड 4 ऐसे बनेगा, ठीक है। मेन जो है वो ये है, फिर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 इसके अंदर सब हेड आ जाएंगे, ओके। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले जो मालिक ने पैसा लगाया, बच्चों कंपनी का मालिक कौन होता है, कंपनी के मालिक होते हैं शेयर होल्डर्स। कंपनी के मालिक कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स, जिनके पास कंपनी के शेयर्स हैं, वो लोग मालिक होते हैं। तो सबसे पहले आएगा शेयर होल्डर्स फंड्स। सबसे पहले क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड्स। अब शेयर होल्डर फंड्स में क्या, नंबर 1 शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब जो इक्विटी शेयर इशू करे हुए होंगे कंपनी ने, इशू ऑफ शेयर्स पढ़ के आए हो ना, मालिक लोगों को शेयर इशू करती है कंपनी, जिसके पास शेयर है वो मालिक है, राइट। तो इक्विटी शेयर्स भी आ जाएंगे इसके अंदर, प्रेफरेंस शेयर्स भी आ जाएंगे इसके अंदर। तो इक्विटी शेयर्स प्लस प्रेफरेंस शेयर्स, जो भी टोटल कैपिटल होगी उसको यहां ले आएंगे शेयर कैपिटल में, ठीक है बेटा। उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स मतलब जितने भी रिजर्व्स हैं, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, चाहे वो कॉन्टिजेंसी रिजर्व हो, चाहे वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, चाहे कोई भी रिजर्व, सारे रिजर्व्स यहां आते हैं रिजर्व्स में। और सरप्लस का मतलब कोई आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है, जैसे बैलेंस शीट में P&L का बैलेंस आता था ना, वही, राइट। तो सबसे पहले इसके अंदर जो 2 मेन चीजें हैं वो है शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ध्यान रखना, ये आपको याद करना है कि कौन सी चीज कहां आती है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा जनरल रिजर्व कहां आता है, तो कहां आना चाहिए जनरल रिजर्व, इधर रिजर्व्स एंड सरप्लस में। P&L का बैलेंस कहां आता है, यहां आना चाहिए। इक्विटी शेयर कैपिटल कहां आएगा, यहां आना चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके। इसके बाद आता है बच्चों मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको बस मीनिंग पता होना चाहिए। NIS मतलब नॉट इन सिलेबस,
ठीक है, तो हमारे सिलेबस में मेनली ये दो ही चीजों का ट्रीटमेंट है, बाकी ये तो पता होना चाहिए सिर्फ। अब सर ये मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स क्या है? शेयर वारंट्स बच्चों वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो फ्यूचर में शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब अभी शेयर्स नहीं है बट किसी फ्यूचर डेट पे ये शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे फिर तो ये बेसिकली इधर से पैसा इधर चला जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल शेयर नहीं है तो हम शेयर कैपिटल में तो नहीं लिख सकते, लेकिन है तो शेयर होल्डर फंड ही है, तो मालिक लोगों का पैसा ही, तो इसको लिखेंगे शेयर होल्डर फंड में। लेकिन शेयर कैपिटल जो ऑलरेडी शेयर्स हैं और वारंट्स जो अभी वारंट्स हैं बट फ्यूचर में शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो शेयर होल्डर फंड में मेनली तीन चीजें आती है, लेकिन आपसे जो पूछी जाएंगी वो दो से पूछा जाएगा। दो कौन कौन सी? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। बढ़िया हो गया? हाँ सर। उसके बाद है बच्चों शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस। ठीक है, अब होता क्या है ये बेटा, जो पैसा आपको मिल चुका है लेकिन अभी शेयर्स अलॉट नहीं करे आपने, ठीक है, इसका मतलब मनी रिसीव तो हो गया, सामने वाले ने अप्लाई तो कर दिया, लेकिन आपने अभी शेयर्स अलॉट नहीं करे। अब आपके पास पैसा तो आया हुआ है तो आपको बुक्स में तो दिखाना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि अभी शेयर्स अलॉट नहीं करे तो सामने वाला शेयर होल्डर नहीं बना, तो फिर शेयर कैपिटल में तो नहीं आएगा, तो इसको भी अलग से लिख देते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक हो गया बेटा? तो ये हमारे सबसे पहले वो पैसे हैं जो मालिक लोगों का पैसा है, मालिक का मतलब जो ऑनर बनेंगे। तो मेनली इसमें बस आपको शेयर होल्डर फंड याद रखना है, इसमें शेयर कैपिटल याद रखना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं जो बाहर वालों से हमने कर्जा लिया हुआ है, जो बाहर वालों से हमने कर्जा लिया हुआ है बच्चों। तो बाहर वालों से जो कर्जा लिया है कुछ लॉन्ग टर्म के लिए होगा, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए होगा। जो लॉन्ग टर्म के लिए लाइबिलिटीज होती हैं बच्चों उनको बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज, और जो शॉर्ट टर्म के लिए लाइबिलिटीज होती हैं उनको बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज। तो जो भी कर्जे शॉर्ट टर्म के लिए लिए गए उसको करंट लाइबिलिटी बोलेंगे, जो भी कर्जे लॉन्ग टर्म के लिए लिए गए उनको नॉन करंट लाइबिलिटीज बोलेंगे। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज में मेमोरी टेक्निक आपको बता रहा हूं, डॉल, इसके अंदर चार चीजें आएंगी, डॉल DOLL, और इसके अंदर मेमोरी टेक्निक है टॉस, भूलना नहीं है, TOSS। तो सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज में डॉल, करंट लाइबिलिटीज में टॉस, ऐसे याद रहेगा तुमको। ठीक है, अब देखो सबसे पहले वो कर्जे जो लॉन्ग टर्म वाले हैं तो वो हो जाएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बोरोइंग मतलब जो हमने पैसा बोरो करा, जैसे डिबेंचर्स हो गए, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स हो गए, जो लंबे समय के लिए बैंक लोन्स लिए जाते हैं वो हो गए, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ जाते हैं। ठीक है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज ये बच्चों हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कहां पे आता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज में, बस। उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या है सर? लॉन्ग टर्म प्रोविजन है बच्चों जैसे हम प्रोविजंस बनाते हैं ना, आपने प्रोविजंस पढ़े हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कि डेटर पैसा नहीं देगा तो उसके लिए प्रोविजन बना लिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये प्रोविजन शॉर्ट टर्म होते हैं। ऐसे ही कुछ प्रोविजन होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, कि भाई एक एम्प्लॉय मेरे लिए काम करता है, जब वो फर्म छोड़ के जाएगा, जब भी वो फर्म छोड़ के जाएगा तो उसको हमें ग्रेच्युटी देनी पड़ेगी 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो उसके लिए आज से पैसा जोड़ना शुरू करो। वो कितना लॉन्ग टर्म का प्रोविजन है। तो इस तरीके के प्रोविजंस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आते हैं। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, ठीक है, इस तरीके के प्रोविजन फॉर PF, ऐसे। उसके बाद बच्चों जो भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज बच गई वो सारी आपकी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आ जाएंगी। सर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में कौन कौन सी आएंगी? इसके अंदर मेनली दो हैं जो आपको याद रखनी है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या फिर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। एक बात बताओ, अभी मैंने तुम्हें डिबेंचर पढ़ाया था, तो डिबेंचर में ये बोला था ना कि डिबेंचर प्रीमियम पे भी रिडीम होते हैं, कि लिए 100 रुपए वापिस करूंगा 120, तो वो जो 20 रुपए एक्स्ट्रा भरने हैं वो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, ये आपकी एडिशनल लाइबिलिटी हुई।
लेकिन ये लाइबिलिटी पे करनी है 5 साल बाद, 10 साल बाद, 12 साल बाद, ऐसे, तो ये एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गई, इसलिए आएगी तो नॉन करंट लाइबिलिटीज में। लेकिन ना तो ये बोरोइंग है, ना ये डेफर्ड टैक्स है, ना ये प्रोविजन है, तो ये अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आती है और ये इंपॉर्टेंट भी है। सावधान इंडिया, हो सकता है तुम्हारे बोर्ड्स में यही आ जाए इस बार, तो याद रखना, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये खाली प्रेफरेंस शेयर नहीं है, ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है मेरी जान, ठीक है, ओके, बढ़िया सर। अब करंट लाइबिलिटीज जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिए, जैसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, छोटे टाइम के लिए, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 10 महीने के लिए। ट्रेड पेबल सब जानते हैं, ट्रेड पेबल किसको बोलते हैं, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल, उधार पे माल खरीदा, इनका पैसा देना है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कौन से हो गए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, छोटे छोटे टाइम के लिए, भाई टैक्स इसी साल भरना है, डाउटफुल डेट्स इसी साल के हो गए, डेप्रिसिएशन इसी साल का है, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस बन रहे हैं, है ना। और अदर करंट लाइबिलिटीज में अब क्या बच गए, जो कुछ छुटर पुटर अदर करंट लाइबिलिटीज है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो आपकी लाइबिलिटी में आता है, अब वो अदर करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा, तो इस तरीके की चीजें, है ना। या फिर मेरे लिए कोई इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, अनअर्न्ड इनकम, तो ये बच्चों हमारी लाइबिलिटी साइड होती है पूरी की पूरी। स्क्रीनशॉट लो, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हो गया, हाँ सर, बढ़िया। चलो अब एसेट्स पे चलते हैं। देखो एसेट्स में क्या क्या, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। सर नॉन करंट और करंट मतलब, नॉन करंट मतलब जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे, जो एसेट हमारे लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास रहेंगे। जैसे ये मेरा बोर्ड है, 5 साल होने वाले हैं इसको, तो लॉन्ग टर्म तक मुझे बेनिफिट दे रहा है, तो ये मेरा एक नॉन करंट एसेट है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि मेरा कैश, मेरा बैंक बैलेंस, ये सब छोटे टाइम तक हमारी हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं, ये होते हैं करंट एसेट्स, जिनका बेनिफिट्स हमें शॉर्ट टर्म में मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म एसेट्स में देखो, पहले आएगा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। तो जिनको हम बच्चों फिक्स्ड एसेट्स बोलते थे ना, फिक्स्ड एसेट्स, जिनको हम फिक्स्ड एसेट्स बोलते थे, फिक्स्ड एसेट्स जैसे कि लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, ये सारे फिक्स्ड एसेट होते थे। इनका नाम आज से पीपीई याद रखना, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलो इनको आज से, ठीक है। यानी लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर सब यहां आएंगे। और इनटेंजिबल एसेट कौन से होते हैं, जो हम देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं, मेरी रेपुटेशन, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये बच्चों इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएंगे टेंजिबल। टेंजिबल मतलब जो आप देख सकते हो, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसके अंदर मेरा सारा लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, ये सब आ जाएंगे बच्चों। और इनटेंजिबल कौन से हो गए, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। कॉपीराइट मतलब मेरी वीडियो अगर कोई और अपने चैनल पे डालेगा तो कॉपीराइट मार दूंगा उस पर, क्योंकि मेरा एसेट है भाई। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क मतलब आपका कोई लोगो वगैरह, जैसे हमारा ये डीसी का लोगो, ये हमारा ट्रेडमार्क्ड है, कोई और यूज करेगा तो उस पर केस कर देंगे, हमारा एसेट है भाई, है ना। तो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब बच्चों इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। अब एक बात बताओ, सारे एसेट्स, भाई तुम्हारी कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, एक तो होता है तैयार बिल्डिंग है जो बिल्कुल रेडी है, जिसमें तुम रह रहे हो या तुम उसमें बिजनेस कर रहे हो, वो तुम्हारे यहां आ जाएंगे। लेकिन एक बिल्डिंग है जो अभी बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब भाई बन रही है तो अब रेडी तो नहीं है, रेडी होती तो यहां आ जाती, अभी बन रही है, उसकी वैल्यू अभी डेवलप हो रही है, तो है तो तब भी आपका एसेट, तो उसको कहां लिखूंगा, उसको यहां लिखूंगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। तो ध्यान रखना, जो एसेट बन के रेडी है वो तो यहां आ जाएगा, और जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो यहां आ जाएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। सिमिलरली बच्चों, तुम्हारा कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कोई ऐप है, कोई वेबसाइट है, तुम्हारा इंटेंजिबल एसेट है। अब रेडी है तो ये रहा, अभी बन रहा है तो यहां आ जाएगा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो यहां पे बच्चों जो एसेट है ना, टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, जो रेडी है वो भी आ गया, जो हो रहा है वो भी आ गया, सही है, परफेक्ट सर। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स,
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का क्या मतलब है बच्चों? जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कहीं कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है। अब इसमें दो प्रकार की होती है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स जिनका फायदा सीधा आपके बिजनेस के लिए होगा, एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स जो आपने नॉर्मली वैसे ही शेयर्स वेयर्स खरीद लिए। तो अगर मैं कोई बिजनेस करता हूं और मैंने किसी दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करा ताकि मेरा फायदा हो, तो वो मेरी ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। वहीं पे मैंने नॉर्मली किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए जिसका मेरे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे, है ना, तो वो आ जाएगा मेरे लिए अदर इन्वेस्टमेंट। तो मेरी इन्वेस्टमेंट यहीं आएगी जो लॉन्ग टर्म वाली है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। डेफर्ड टैक्स एसेट, ऐसे ही बच्चों डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी भी था, वो भी आपके सिलेबस में नहीं था, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। बस ये याद रखना कि डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटी है, डेफर्ड टैक्स एसेट नॉन करंट एसेट है। अब इसमें नाम दिया ही हुआ है यार एसेट, बस नॉन करंट याद रखना। ओके। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस सर लोन तो लाइबिलिटी होती है, एसेट में क्या कर रहे हैं? ये लोन दिया है बेटा, आपने किसी को लोन दिया है, तो जब आप लोन लेते हो तो लाइबिलिटी होता है, लोन देते हो तो आपका एसेट होता है, आपको पैसा मिलता है वापस। ठीक है। उसके बाद अदर नॉन करंट एसेट। अदर नॉन करंट एसेट कौन से हुए? अब बच्चों कोई डेटर है जिनसे पैसा बहुत लॉन्ग टर्म में लेना है, 16 महीने में लेना है, 18 महीने में लेना है, 2 साल में लेना है, तो मेरा डेटर, वैसे डेटर तो करंट एसेट होता है, लेकिन अब उसको एक्सेप्शनल माना हमने कि भाई ठीक है तू दे दियो मेरे पैसे, 2 साल में दे दियो, उसको कहां लिख दूंगा? यहां अदर नॉन करंट एसेट्स में लिख दूंगा बच्चों। ठीक है। अब करंट पे आ जाओ। सर करंट का मेमोरी टेक्निक, करंट का मेमोरी टेक्निक क्या? इट्स द टाइम टू टिस्को। सर TISCCO, टिस्को। ठीक है, ये है टिस्को। सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट्स मतलब जो आपने शॉर्ट टर्म के लिए कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है, उसको हम करंट इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट्स में हम लोग मार्केटेबल सिक्योरिटीज लेते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, एकदम बिक जाती हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटी करंट इन्वेस्टमेंट्स में आती है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का क्या मतलब है? इन्वेंट्री का मतलब कि जो तुम्हारा स्टॉक है। अब इसके अंदर बच्चों बहुत कुछ आता है, जैसे रॉ मटेरियल, ये फुल फॉर्म में लिखना अपने पास, रॉ मटेरियल जो कच्चा माल है, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जो अभी आधा बना है आधा नहीं बना, तो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। तो ये इन्वेंट्री में याद रखना, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये सब इन्वेंट्री का पार्ट है। रॉ मटेरियल कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस जो भी आधा अधूरा बना, फिनिश गुड्स जो बनके तैयार है, स्टॉक इन ट्रेड जो बना बनाया खरीद के लाया उसका माल बचा हुआ है, लूज टूल्स छुटर पुटर टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स स्पेयर पार्ट्स वगैरह, ये सब इन्वेंट्री में आते हैं बच्चों। ट्रेड रिसीवेबल्स कौन होते हैं? जिनसे पैसा लेना है, डेटर प्लस BR, जैसे ट्रेड पेबल क्रेडिटर प्लस BP था ना, ऐसे ही डेटर प्लस BR ट्रेड रिसीवेबल्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, या तो कैश ही या कैश के समान, जैसे बैंक हो गया, ड्राफ्ट्स हो गए, वो सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आते हैं। फिर आपने अगर छोटे टाइम के लिए कोई लोन वोन दिए हैं, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। आपने कुछ छोटे समय के लिए लोन्स वगैरह दिए हैं तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। उसके बाद अदर करंट एसेट्स। सर अदर करंट एसेट्स जैसे आपकी कोई एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम यानी मेरा कोई पैसा मुझे मिलना था वो, है ना, या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने कोई एक्सपेंस प्रीपे करा है, वो भी आपका एसेट होता है, तो वो सब अदर करंट एसेट्स में आ जाएंगे। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, एक्रूड इनकम हो गई, ये सब अदर करंट एसेट्स हैं बच्चों। परफेक्ट, ये मेरा एसेट साइड हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। तो PPE एंड इंटेंजिबल एसेट ये तैयार है। फिर निडलो मतलब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। देन टिस्को, इसका भी स्क्रीनशॉट लो बच्चों। डन। परफेक्ट। सर क्या ये याद करनी पड़ेगी? हाँ बेटा याद करनी पड़ेगी बहुत अच्छे तरीके से। अब देखो ये कुछ नोट्स हैं, ये तुम्हारी बहुत मदद करेंगे, इसको अच्छे से आपको याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में ना ऐसी चीजें दी होंगी, जैसे एग्जाम में क्या दिया होगा, एग्जाम में बोलेगा बताओ डिबेंचर, इसका हेड क्या होगा, इसका सब हेड क्या होगा, तो हम बोलेंगे इसका जो मेन हेड है डिबेंचर्स का
वो है हमारे पास इक्विटी एंड लाइबिलिटी, और इक्विटी एंड लाइबिलिटी ये कहां पे आ जाएगा, ये नॉन करंट लाइबिलिटी में, फिर नॉन करंट लाइबिलिटी में कहां पे आ जाएगा, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। तो आपको तीनों लिखने हैं वहां पे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से डिटेल में आपको पता होना चाहिए, इस चैप्टर से ऐसे ही पूछेगा कि बताओ कौन सी चीज कहां आती है, सही है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर, बॉन्ड्स याद रख लेना, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज, पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सावधान इंडिया सवाल है, पब्लिक डिपॉजिट्स एग्जाम में आता है। तो पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होता है, जो जनता से लोन लेते हैं, ठीक है। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी सिलेबस में नहीं है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, मैंने आपको लिखवा दिया। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर वारंटी इज इंपॉर्टेंट, सावधान इंडिया, ये पूरा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इससे सवाल आता है, ठीक है। अब करंट लाइबिलिटी में क्या था, ये तो हो गया हमारा डॉल, ये हो गया टॉस। शॉर्ट टर्म बोरोइंग जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट इज इंपॉर्टेंट, सावधान इंडिया। जैसे पब्लिक डिपॉजिट लॉन्ग टर्म होता है, कैश क्रेडिट शॉर्ट टर्म होता है। ट्रेड पेबल, ये तो आसान है, क्रेडिटर्स एंड बीपी। अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज में बेटा पहले वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट का क्या मतलब होता है कि जो लाइबिलिटी वैसे लॉन्ग टर्म थी लेकिन अब लास्ट ईयर में आ गई है, तो अब तो वो करंट ईयर की लाइबिलिटी बन गई, तो वो शॉर्ट टर्म बन गई, तो यहां आ जाएगी। उसके बाद आपका कोई इंटरेस्ट जो है वो एक्रूड है, आपका देना बाकी है वो इंटरेस्ट, तो यहां पे आ जाएगा इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू दोनों आ जाएंगे यहां पे। ध्यान रखना हमारे पास ये बेसिकली डिबेंचर्स का इंटरेस्ट होता है जो हमारा पेबल होता है, बस ये समझ लो, ये आपका इंटरेस्ट पेबल है, इंटरेस्ट पेबल है ये, ठीक है। उसके बाद इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आपको कोई पैसा एडवांस में मिला वो आपकी लाइबिलिटी है। अनपेड डिविडेंड, आपने अभी डिविडेंड नहीं दिया, इंपॉर्टेंट, सावधान इंडिया सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट। अनपेड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड एग्जाम में आते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कॉल्स इन एडवांस, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉल्स इन एडवांस पता है ना, शेयर होल्डर ने अपना पैसा एडवांस में दे दिया, लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा, अदर करंट लाइबिलिटीज में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया सर। अब एसेट्स में चेक करो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फिक्सचर्स, लाइफ स्टॉक, कंप्यूटर, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट सब आ जाएंगे। इंटेंजिबल, गुडविल, पेटेंट, सॉफ्टवेयर, ये दोनों मैंने आपको बता दिए। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में हम क्या मानेंगे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, गवर्नमेंट ट्रस्ट सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो आपने लोन्स दिए हैं उसमें दो चीजें ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कैपिटल एडवांसेस एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, ये आपसे पूछ सकता है कैपिटल एडवांसेस कहाँ आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आते हैं। ये क्या होते हैं, जो आपने लोन दिया है जिससे सामने वाला एसेट खरीदेगा, उसको आप कैपिटल एडवांसेस बोलते हो, सही है। और सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, ये तो बेसिकली सिक्योरिटी डिपॉजिट्स वो है जो 12 महीने से ज्यादा के लिए हमने सिक्योरिटी रखी है, ओके, बढ़िया सर। जैसे आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लिया तो मीटर लगता है ना हमारे घर के बाहर, तो उस मीटर का कुछ पैसा एज अ सिक्योरिटी हम जमा करते हैं सरकार के पास कि लो भाई जब भी मीटर उतरेगा तो वो सिक्योरिटी वापस, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। तो है तो हमारा एसेट ही, लॉन्ग टर्म एसेट है। आएगा कहां पे, बेसिकली ये लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। उसके बाद अदर नॉन करंट एसेट्स में, अदर नॉन करंट एसेट्स में मैंने आपको बता ही दिए थे कौन कौन से वाला, कौन कौन से, जैसे शेयर इशू एक्सपेंसेस टू बी अमोर्टाइज्ड आफ्टर 12 मंथ्स, जो शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं जिनको हम राइट ऑफ करेंगे 12 महीने के बाद में, तो वो हमारे एसेट साइड पड़े रहेंगे, वो हमारे अदर नॉन करंट एसेट्स में आ जाएंगे। फिर करंट एसेट्स में बच्चों करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्री में वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, लूज टूल्स, गुड्स इन ट्रांजिट, ये सब आ जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर बीआर, ये सब स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से आपको याद रखना है, बढ़िया सर। इसके बाद बच्चों दो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज और कमिटमेंट्स। कमिटमेंट्स का तो क्या मतलब होता है, कमिटमेंट्स का मतलब होता है सिंपल वादा, प्रॉमिस, कि मेरा जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट पेंडिंग है अभी, कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड, इस तरीके की चीजें कमिटमेंट है। और कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी क्या है कि ये लाइबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे सपोज कोर्ट में कोई केस पेंडिंग चल रहा है, हम हार गए तो पैसा देना है, हम जीत गए तो पैसा नहीं देना,
तो वो हमारी एक कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है कि पैसा देना या ना देना हार या जीत पे डिपेंड करता है, तो वो एक कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है बच्चों। ये बैलेंस शीट के नीचे नोट्स में दिखाए जाते हैं अलग से। तो बैलेंस शीट तो यहाँ पे खत्म हो गई थी अदर करंट एसेट्स पे, ये अलग से नोट्स में दिखाए जाते हैं कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी और कमिटमेंट्स, ये अलग हो गए। परफेक्ट, बढ़िया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। बस इसके बाद एक छोटा सा डिफरेंस है कि कंपनी की बैलेंस शीट और फर्म की बैलेंस शीट में क्या फर्क होता है। कंपनी की बैलेंस शीट का प्रॉपर फॉर्मेट शेड्यूल 3 में दिया हुआ है, फर्म की बैलेंस शीट का कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है। फिगर्स इसके अंदर प्रीवियस ईयर की भी आती हैं, करंट ईयर की भी आती हैं, इसमें सिर्फ करंट ईयर की आती हैं। उसके बाद ऑर्डर किस ऑर्डर में बनता है, कंपनी की बैलेंस शीट हमेशा परमानेंस में बनती है, और ये बैलेंस शीट किसी भी ऑर्डर में बन सकती है, परमानेंस में भी, लिक्विडिटी में भी। सर परमानेंस का क्या मतलब हुआ? परमानेंस का मतलब ये है बच्चों कि पहले नॉन करंट वाली चीजें आएंगी, फिर करंट वाली चीजें आएंगी, इस ऑर्डर में बनेगी। ठीक है, लिक्विडिटी इसका उल्टा होता है, पहले करंट फिर नॉन करंट। बढ़िया सर, ये वर्टिकल होगी, ये हॉरिजॉन्टल होती है। स्क्रीनशॉट ले लो, डन। बस P&L है, ये कराऊंगा अगली क्लास में। पहले तुम आज बैलेंस शीट तैयार करो अच्छे से। होमवर्क क्या है सर? होमवर्क है नालायको, लर्न एंड राइट बैलेंस शीट 10 टाइम्स। अपनी कॉपी में 10-10 बार बैलेंस शीट सबको लिखनी है, सबको लिखनी है, और लिख के मुझे टैग कर देना इंस्टाग्राम पे जब स्टोरी लगाओगे, क्योंकि ये होमवर्क है। नहीं करोगे फिर पूरे 100 नंबर नहीं आएंगे। देखो, अगर 100 चाहिए तो बैलेंस शीट याद करनी है, कौन सी चीज कहाँ आती है, अच्छे से लर्न करनी है और लिखनी है 10-10 बार। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल P&L कराऊंगा, चैप्टर 2 भी कल कराऊंगा, छोटा सा है 10-15 मिनट का। तो बहुत अच्छे से हमारा पूरी किताब चलेगी, बहुत मस्त तरीके से पढ़ाई करना और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।